कल क्या डिस्कस किया? स्टब, टोटल स्टब क्या होता है? स्टब में टाइप 5 के नहीं आते, मतलब क्या नहीं आते? अदर नेटवर्क, अदर एरिया के नेटवर्क, एक्सटर्नल एक्सटर्नल एरिया नहीं कह सकते, एक्सटर्नल राउट्स। एक्सटर्नल राउटर में अपने जिस एरिया का वो राउटर होगा उस एरिया के नेटवर्क होते हैं, बाकी कुछ नहीं पता होता उसको। वो दूसरे एरिया के दूसरे एरिया के नहीं, टाइप दूसरे एरिया के नहीं टाइप 3 क्या आते दूसरे एरिया के दिखते हैं। टाइप 5 won't be allowed to come inside. That means your type 3 you will able to see. Type 3 means different area routes. Total stub. Total stub. इसमें 3 और 5 दोनों नहीं आते। LS3 भी नहीं, LS5 भी नहीं। ठीक है। स्पेशल एरिया के लिए कंडीशन क्या है? कौन सा एरिया स्पेशल एरिया बन सकता है? जिसमें एक भी एरिया 0 ना हो, वो क्लास 0 वर्चुअल, ठीक। उसमें से वर्चुअल लिंक नहीं जाएगा। अगर एरिया में ASBR हो तो नॉट टोटल स्टब। ठीक है, मतलब उसके लिए वो कॉन्फ़िगर करना होगा। ठीक है। सो विल डिस्कस अबाउट नॉट सो स्टबी। किसका अल्टरनेटिव है ये? इस एरिया में स्टबी का। देखो नॉट सो स्टबी मतलब जो स्टब था, स्टब क्या करता है? पाई को अंदर नहीं आने देगा। तो ये नॉट सो स्टबी मतलब स्टब का एडवांस वर्जन। तो इसमें होता क्या है, मान लो ये तुम्हारा ESBR है, ठीक है। अब ये एरिया तुम्हें बनाना है स्टब। अगर ASBR नहीं होता, ये एरिया को तुम लोग अगर स्टब बनाते तो यहां से कुछ भी है टाइप 5 इसके अंदर नहीं आता, बट टाइप 3 आ जाता। ठीक है। अब प्रॉब्लम ये हो गया कि ये बहुत दिन से ये स्टब था। 1 साल के बाद इसमें से कोई एक राउटर इंटरनेट को कनेक्ट हुआ तो तुम्हारा ये ASBR बन गया। अब ये स्टब नहीं रहेगा क्योंकि स्टब, टोटल स्टब का कंडीशन ये है कि यू शुड नॉट हैव एन ESBR इनटू दैट एरिया। तो ये स्टब फंक्शनैलिटी मुझे वैसे ही रखना है, लेकिन प्रॉब्लम है कि ESBR आ गई। तो स्टब का एडवांस वर्जन यानी नॉट सो स्टबी कॉन्फ़िगर करना। नॉट सो स्टबी और स्टब में सेम स्टब का फंक्शनैलिटी होगा। क्या स्टब का फंक्शनैलिटी है? टाइप 5 वोंट बी अलाउड टू कम इनसाइड योर एरिया। ठीक है। अब ये बन गया तुम्हारा ESBR, सॉरी ये बन गया एक ऐसा एरिया जिसमें ESBR आ चुका। अब ये तुम्हारा स्टब है, ठीक है। अब ये अंदर 5 आने देगा नहीं। अब पहली बात तो ये स्टब नहीं रहेगा अभी, ठीक है। तो वापस तुमने इसको नॉर्मल एरिया बनाया, लेकिन स्टब का ही फंक्शनैलिटी तुम्हें अप्लाई करना है। स्टब का ही फंक्शनैलिटी अप्लाई करना है, मतलब टाइप 5 अंदर नहीं आना चाहिए। तो तुमने इसको बनाया नॉट सो स्टबी। तो स्टब जैसे टाइप 5 को अंदर नहीं आने देगा, वैसे नॉट सो स्टबी भी टाइप 5 को अंदर नहीं आने देगा। लेकिन तुम नॉट सो स्टबी तुमने क्यों कॉन्फ़िगर किया? क्योंकि ASBR आया इसलिए। अगर ASBR नहीं होता तो तुम लोग स्टब करते। ASBR आ गया लेकिन सेम स्टब का फंक्शनलिटी चाहिए, टाइप 5 अंदर नहीं चाहिए, तो स्टब कॉन्फ़िगर नहीं हो सकता क्योंकि ASBR आया। तो स्टब का एडवांस वर्जन तुम्हें नॉट सो स्टब ही कॉन्फ़िगर करना। अब इसमें होता क्या कि मान लो पहले तुम्हारा ये देखो ESBR हमने 2 दिखाया यहाँ पे, ठीक है। तो पहले ये था नहीं, पहले यही ASBR होगा। इसके बाहर पूरा आपका एक्सटर्नल नेटवर्क था। तो ये एरिया आपने स्टब बनाया हुआ था। तो क्या हो रहा था, ये एरिया को तो दिख रहे थे डिफरेंट एरिया, माई एरिया राउट्स दिख रहे थे, अनदर एरिया राउट्स दिख रहे थे, क्योंकि OI टाइप 3 अंदर आ रहा था, टाइप 5 भी अंदर आ रहा था। अगर तुमने इसको कोई स्टब वगैरह कॉन्फ़िगर नहीं किया तो नॉर्मल एरिया रखा, तो बाद में तुमने सोचा चलो हमें इसको स्टब बनाना है, तो क्या हुआ, ये तरफ के जो भी नेटवर्क्स है ये अंदर आना बंद हुए। टाइप 5 को इसने ब्लॉक कर दिया। ठीक है। 1-2 साल ऐसे ही चलते रहा। बाद में क्या हुआ, इस एरिया के अंदर आ गया ASBR। तो मतलब इस एरिया का ऐसा कोई राउटर जो दूसरे प्रोटोकॉल के साथ कनेक्ट हुआ या फिर दूसरे ऑटोनोमस सिस्टम के साथ कनेक्ट हुआ। अब ये स्टब नहीं रह सकता, लेकिन इसको स्टब का फीचर ही इंप्लीमेंट करना है तुम्हें, तो तुम लोग इसको करोगे नॉट सो स्टब। अब नॉट सो स्टब अगर करोगे तो क्या होगा, इस तरफ से वो फाइल अंदर नहीं आने देगा जो स्टब के केस में नहीं दे रहा था, क्योंकि हमें सेम स्टब का ही फंक्शनलिटी चाहिए।
तो ये केस में वो 5 को भी अंदर नहीं आने देगा। ठीक है, इस तरफ से अगर 5 आने की कोशिश करेगा तो ये ABR 5 को अंदर आने नहीं देगा। लेकिन प्रॉब्लम ये है, यहाँ पे भी एक ESBR है, इसके लेफ्ट साइड में भी दूसरा कोई राउटिंग डोमेन हो सकता है, वो भी तो टाइप 5 अंदर आएगा ना, वो भी तो अंदर आ रहा है। तो ये एरिया में तुम्हें टाइप 5 नहीं चाहिए था, तो नहीं चाहिए था तो इस तरफ से जो टाइप 5 आ रहा था ABR उसको ब्लॉक कर रहा था, सिर्फ टाइप 3 इंजेक्ट कर रहा था। लेकिन इस तरफ से टाइप 5 आएगा तो उसको अंदर चाहिए मुझे। इस तरफ से जो भी टाइप 5 नेटवर्क आ रहा है, आई वॉन्ट इनसाइड दिस एरिया। और प्रॉब्लम ये कि अगर स्टब है तो ये अंदर लेगा नहीं उसको। ठीक है, तो टोटल स्टब में क्या होता है कि जैसे ही कोई भी नेटवर्क ASBR के पास आता है, ASBR उसको 7 का लेबल लगा के अंदर लेगा, 7 का लेबल लगा के अंदर लेगा। तो होता क्या है, इन सबको क्या पता है कि वी आर स्टब, हमें क्या ब्लॉक करना है, क्या अंदर नहीं आना चाहिए, 5। यहां से जो भी यहां तक ASBR को आके हिट हुआ वो क्या था, टाइप। अंदर लेते वक्त उसको टाइप 7 का लेबल लगा के अंदर ले। तो अंदर जो भी राउटर्स है वो क्या कह रहे हैं कि टाइप 5 आता है तो ब्लॉक है, ये तो टाइप 7 है। स्टब में ऐसे सिर्फ टाइप 5 ब्लॉक होता है। तो हमने उसको क्या किया, क्या बोल सकते हैं उसको हिंदी में, बेवकूफ बनाए। 5 एक्चुअल वो 5 ही है, लेकिन उसको 5 का लेबल नहीं लाके 7 का लेबल लाके उसको अंदर ले। तो व्हाट दीज ऑल राउटर्स विल फील दैट ओके, ये जो भी अंदर आया ये टाइप 5 नहीं है, ये टाइप 7 है। तो मेरा काम बन गया, यहाँ से जो भी आ रहा था वो अंदर आएगा, और यहाँ से जो भी पहले आ रहा था वो वैसे का वैसा ब्लॉक रहेगा। यहाँ से कोई भी टाइप 5 अंदर नहीं आएगा, यहाँ से जो भी आ रहा है वो टाइप 5 मुझे चाहिए था, लेकिन स्टब है तो अंदर लेगा नहीं वो, तो टाइप 7 का लेबल लगा के अंदर लेगा। ये तुम्हारा नॉट सो स्टब। टोटली स्टब में क्या सीन है, यहां से 5 भी नहीं 3 भी नहीं अंदर आना चाहिए। तो सेम पहले ये एरिया तुम्हारा टोटल स्टब था, सेम ये एरिया तुम्हारा पहले टोटल स्टब था, तो ही वॉज नॉट अलाउिंग टाइप 3 एज वेल एज टाइप 5। अब इस एरिया में आ गया तुम्हारा ESBR, तो कंसेप्ट तो सेम रहेगा, इस तरफ से मुझे 3 और 5 अंदर नहीं चाहिए। तो टोटल स्टब का एडवांस वर्जन कॉन्फ़िगर करोगे, नॉट शो टोटल स्टब। उसके वजह से क्या होगा, इस तरफ का कंसेप्ट सेम रहेगा, 5 हिट होगा, 5 को 7 लेबल लेबल आके अंदर लेगा, इस तरफ से 3 और 5 को अंदर आने नहीं देगा, जो कि तुम्हें चाहिए। तो अगर तुम्हारे एरिया में ESBR आता है तो स्टब कॉन्फ़िगर करना है, इसका मतलब नॉट सो स्टब ही कॉन्फ़िगर करना होगा। इस एरिया को तुम्हें टोटल स्टब बनाना है तो इसको टोटल स्टब मतलब नॉट सो टोटल स्टब करना होगा। तब जहाँ पे इस तरफ से जैसा चल रहा है वैसा ही चलेगा, टाइप 3 और 5 को अंदर आने देगा नहीं। इस तरफ से जो भी आएगा वो टाइप 7 का लेबल आके अंदर ले। तो ये तुम्हारा नॉट सो स्टबी और टोटली नॉट सो स्टब, पढ़ लो। ठीक है, चला गया केस में। वो तो इस तरह का होगा ही ना, डिफॉल्ट हो गया। वो तो पहले तुम्हारा स्टब था तभी वो कर ही रहा था, इंस्टेड ऑफ इंजेक्टिंग टाइप 5 ही वाज इंजेक्टिंग डिफॉल्ट रूट, तो वो इस तरफ से जैसा है वैसा ही चलेगा। इस तरफ से टाइप 5 को टाइप 7 का लेबल ला के वो अंदर ले। ठीक है, और एक बार वो अंदर आ गया तो ये APR यहाँ पे इंजेक्ट करेगा ना, इस एरिया को भी चाहिए, तो वो टाइप 7 का लेबल निकाल के वापस उसको टाइप 5 का लगाएगा और ये अंदर ले। मतलब यहाँ पे जो भी घूमेगा वो टाइप 7 का लेबल ला के घूमेगा, APR के पास आएगा, APR उसको टाइप 7 का लेबल निकाल के टाइप 5 का लगाएगा और वापस अंदर ले।
तो टोटली नॉट सो स्टबी, सेम कंसेप्ट है टोटली स्टक। यहां से क्या आ रहा है, 3 और 5 सबको ब्लॉक किया, एक डिफॉल्ट अंदर आया, इस तरफ से देखो अंदर आया, 7 का लेबल लगा के इसके अंदर घूमेगा, एबीआर के पास आया, 7 आया, 7 को निकाल के 5 का लेबल लगाएगा और अंदर ले लो। ठीक है, अगर तुम्हें नॉट सो स्टबी करना है तो एरिया टू एनएसएसए, मतलब स्टब, जैसे स्टब में क्या था, एरिया टू स्टब ना, तो स्टब का एडवांस वर्जन क्या, नॉट सो स्टबी, तो एरिया टू एनएसएसए। ठीक है, और अगर तुम्हें टोटली नॉट सो स्टबी करना है तो ये डालना होगा, एरिया टू एनएसएसए नो समर। बाकी अंदर के सभी राउटर पे यही कमांड चलता है। अगर तुम्हें स्टब करना है तो तुम लोग क्या कमांड डालते थे, एरिया टू स्टब, हर एक एरिया के अंदर जितने भी राउटर है इंक्लूडिंग योर एबीआर, ये कमांड चलता था, एरिया टू स्टब। अब तुम्हें स्टब के जगह पे नॉट सो स्टब ही करना है, तो मतलब हर एक राउटर इंक्लूडिंग योर एबीआर चलेगा एरिया टू एनएसएसए। अगर तुम्हें टोटल स्टब कॉन्फ़िगर करना था तुम लोग क्या करते थे, टोटल स्टब मतलब क्या, आई तो पहले ही नहीं हो रहा था, अभी 3 को भी अंदर नहीं लेना है। टाइप 3 राउट्स मतलब विच राउट्स, हाँ उसको क्या कहते हैं, नेबर नहीं, एक दूसरे एरिया, क्या कहते हैं उसको, समरी राउट्स। तो आगे समरी, नो समरी लिखना है। तो अगर तुमने टोटल स्टब करे तुम लोग क्या लिखते हैं, एरिया टू स्टब नो समरी। तो यहाँ पे टोटल स्टब अगर करना है, लेकिन उसका एडवांस वर्जन क्योंकि एसबीआर आ चुका है, तो टोटली नोट सो स्टब ही करना है, तो एरिया टू एनएसएस से नो समरी। ठीक है, ये तुम्हारा कॉन्फ़िगरेशन रहेगा एएसबीआर पे एनएसएस है, और एबीआर पे भी सेम। ये क्यों कमांड डाला है, डिफॉल्ट इंफॉर्मेशन ओरिजिनेट, अंदर डिफॉल्ट रूट चाहिए इसलिए। ठीक है, तो ये डिफॉल्ट इंजेक्ट करेगा ना अंदर, तो इस पे कमांड होना चाहिए ना, ये नहीं करने वाला डिफॉल्ट इंजेक्ट, यहां से आएगा डिफॉल्ट रूट, एबीआर करता है ना इंजेक्ट। टोटली में क्या होगा, एएसबीआर पे यही रहेगा, एबीआर को बोलना है कि समय आउट भी अंदर आने मत दे, इसलिए एरिया वन इनमें से नो समर, तो इस तरफ जैसा है वैसे ही। ठीक है, देख लो इसको।
एरिया 14 और एरिया 0 के बीच में जो होता है वो जो एरिया होगा ना एरिया एरिया 14 हम्म। एरिया और एरिया 0 हम्म। में स्ट्रेट लेबलिंग नहीं करते लेकिन एरिया भी तो समझ में आ रहा है लेकिन क्लियर है देवा? हम्म, लक्ष देत जा. ये तुम्हारा वेरिफिकेशन कमांड है, डेटाबेस में सब कुछ दिखेगा, टाइप 5 टाइप 7 जो भी है सब कुछ दिखेगा. राउटिंग टेबल में नहीं दिखेगा बट डेटाबेस टेबल में दिखेगा. पढ़ो इसको. ठीक है. नेक्स्ट तुम्हारा ऑथेंटिकेशन. OSPF supports simple text as well as MD5 message digest file encryption. Router generates and check every OSPF packet. Each participant neighbor must have the same password. यहाँ पे कोई कीचेन का कोई कंसेप्ट नहीं है, सिंपल इंटरफेस पे जाओ, IP OSPF authentication key, my key is your password. So IP OSPF authentication key, let's say Cisco, and then IP OSPF authentication. ये दो कमांड से तुम लोग ऑथेंटिकेशन कॉन्फ़िगर कर सकते हो. इसमें ऐसा कुछ है नहीं. ये तुम्हारा कॉन्फ़िगरेशन है. इंटरफेस पे जाओ, IP OSPF ऑथेंटिकेशन और ऑथेंटिकेशन की एक का अलग स्टेटमेंट, तो दो अलग कमांड लगेगी. या फिर IP OSPF ऑथेंटिकेशन ऐसे भी मेंशन कर सकते हो, या फिर
राउटिंग प्रोटोकॉल के अंदर जाके किस एरिया के लिए ऑथेंटिकेशन करना है वो मेंशन कर, एरिया 0 ऑथेंटिकेशन। तो यहाँ पे अगर तुम लोग देखो दो अलग अलग टाइप का कॉन्फ़िगरेशन दिया, ये टाइप पे इंटरफेस पे ऑथेंटिकेशन कमांड दिया और इंटरफेस को बोला गया कि ऑथेंटिकेशन की ये यूज कर। इंटरफेस पे ऑथेंटिकेशन की तो यहाँ पे भी लगेगा, लेकिन यहाँ पे जो यूज ऑथेंटिकेशन का जो कमांड है, आइदर तुम लोग इंटरफेस पे जाके दे सकते हो या फिर प्रोटोकॉल के अंदर जाके बोलो एरिया 0 को ऑथेंटिकेशन अप्लाई करना है। दो पोर्ट के बीच में ऑथेंटिकेशन होगा। हाँ मतलब अगर तू ये दोनों कमांड इंटरफेस पे देता तो भी चलेगा, ऐसा मत एरिया कैसा कोई कंसेप्ट इंक्लूड मत कर। ये राउटर पे तुमने ये दो कमांड दिए, जैसे जीरो सीरियल 0/0/1 पे, और ये राउटर पे जाने के बाद इसका सीरियल 0/01 पे सेम ये दो कमांड देखो तो ऑथेंटिकेशन हो जाएगा। लेकिन उन्होंने बोला कि अगर आईपी ओएसपी ऑफ ऑथेंटिकेशन एक वे है, दूसरा वे है प्रोटोकॉल के अंदर जाके तुम लोग एरिया 0 ऑथेंटिकेशन लिखते हो तो भी ऑथेंटिकेशन ले लेगा वो, लेकिन की आपको इंटरफेस के अंदर ही अप्लाई करें। जैसा दो बार अलग अलग जगह पे करने के बजाय ये सिंपल है, इंटरफेस के अंदर एक बार गए वहीं पे आप ऑथेंटिकेशन डिक्लेयर करो और वहीं पे जो भी की यूज कर रहा है वो डिक्लेयर करो, सेम एज इट इज कॉन्फ़िगरेशन नहीं करना। ओएसपीएफ में कौन से पैरामीटर सेम होना चाहिए नेबरशिप फॉर्म होने के लिए? ओएसपीएफ में which parameter should be same to form neighborship? कुठले इथे लिहिलंय का बोर्डवर काय बघतोस? Which parameter should be same to form neighborship? देवांग कुठले? एएस सांग की एरिया से मतलब एरिया आयडी, ठीक है। अजून हा समोरचा आहे तो दुसरा ऑथेंटिकेशन पासवर्ड, अजून हा स्टब स्टब आयडी म्हणजे स्टब फ्लॅग। राउटर डे सेम कसा होईल? प्रत्येक राउटरचा वेगवेगळा असेल। हाँ हॅलो टाइम डेट टाइमर वैल्यू। इंटरव्ह्यू क्रॅक होत नाही बरं का, कालच 3 लोकांनी दिलं, लगेच त्यांनी कोण कोण सांगितलं नको म्हणून, म्हणजे अशी स्टेज आहे। मग अभ्यास केला तर ठीक, नाही तर काय होऊ शकत नाही। यू कैन अप्लाई ऑथेंटिकेशन ऑन वर्चुअल लिंक एज वेल। अगर वर्चुअल लिंक कॉन्फ़िगर करना है, तुम लोग क्या करते थे, एरिया 1 वर्चुअल लिंक और नेबर का आईपी ना एबीआर का, उसके आगे से भी लिखना है ऑथेंटिकेशन की, तो वो वर्चुअल लिंक जिसके साथ फॉर्म कर रहे हो दोनों के बीच में ऑथेंटिकेशन होगा। वर्चुअल लिंक के लिए इतना तक तो कॉन्फ़िगर तुम लोग कर ही रहे थे, एरिया जिस एरिया से गुजर रहा है वो एरिया नंबर एरिया 1 वर्चुअल लिंक एबीआर का राउटर आईडी, यहाँ तक तो तुम लोग कर ही रहे थे। आगे सिर्फ ऑथेंटिकेशन की डाल दो तो ऑथेंटिकेशन भी हो जाएगा। यहाँ पे मेंशन होगा पासवर्ड किस टाइप का यूज है, सिंपल पासवर्ड है इनक्रिप्टेड है, ऑथेंटिकेशन सक्सेसफुल है तो पिंग होगा। दूसरा ऑप्शन MD5। MD5 का कमांड थोड़ा सा अलग होगा। पहला आपको डिफाइन करना होगा कि ऑथेंटिकेशन किस टाइप का यूज कर रहे हो, MD5 यूज कर रहे हो। प्लेन टेक्स्ट में क्या था, सिर्फ आईपी ओएसपी ऑथेंटिकेशन था, यहाँ पे आईपी ओएसपी ऑथेंटिकेशन स्पेस
MD5 मैसेज डाइजेस्ट इंक्रिप्शन यूज करें और मैसेज डाइजेस्ट, IPOSP ऑफ ऑथेंटिकेशन मैसेज डाइजेस्ट, और की आपने डिफाइन करना है तो की का कमांड IPOSP ऑफ मैसेज डाइजेस्ट की 1 MD5 और ये आपका की है जो भी है। ते काही काही लिहिण्यापेक्षा ना अभ्यास करताना घरी जाऊन ते लिहा ना. ये तुम्हारा कॉन्फ़िगरेशन तिथून वाचता येतं का? हा येतं का? हा वाचता येत नाही ना, मग सांगायचं कधी? हा मग तुला काय लक्षच नसतं, नाही तर नाही वाचता आलं, नाही वाचता 2 तास आले आपलं बसायचं आणि जायचं. तू सांगितलं पाहिजे ना सर वाचता येत नाही, साईज फॉन्ट वाढवा त्याचा. तुला काय झालं येते आम्ही मागे वाचतो येते तुला चष्मा दिसतं? लागलाय पुन्हा चष्मा लागला तेव्हा त्याला लावलं आहेत की ऑलरेडी? त्याच्यामुळे जल्दी दिसत नाही चष्मा घेऊन झाला तुम्हाला दोघांना दिसतं? डीबग कमांड से तुम लोग ट्रबल शूट कर सकते हो. अगर नेबरशिप फॉर्म नहीं हो रहा तो तुम लोग यूज कर सकते हो डीबग IP OSPF एडजेसेंसी, तो पॉपअप मैसेज आएगा ऑथेंटिकेशन मिसमैच है या बाकी अगर कुछ भी है एरिया ID मिसमैच है तो नेबरशिप तुम्हें दिख जाएगा. वन ये कमांड जनरली कभी भी यूज नहीं होता. क्यों? क्योंकि ये प्रोसेस बहुत खाता है. प्रैक्टिकल के अब तुम लोग करो, लेकिन कंपनी में ये कमांड कभी अलाउड नहीं रहता डालने में, तो ये कभी यूज मत करना. कॉन्फ़िगरेशन में गलती क्यों करोगे कि करना पड़ेगा? ये कंटिन्यूअस ये प्रोसेस चलता है बैकएंड में प्रॉब्लम. अगर एक बार शुरू किया तो चलता है नहीं। इसको बंद कर सकते हो तुम लोग, लेकिन वो कंटिन्यूअस आते रहेगा. तो अगर डीबग करते हो तो पॉपअप मैसेज दिख जाएगा ऑथेंटिकेशन हुआ है, 2 वे कम्युनिकेशन हो रहा है, DPD सेंड हो रहा है, स्टेट क्या है. ये प्रैक्टिकल जब करोगे तो पता चलेगा. की नंबर सेम होना चाहिए, की नंबर और की का पासवर्ड. गलत डालोगे तो मिसमैच होगा, तो डीबग करके देख लेना. पढ़ लो. सिलेक्शन ट्रेनिंग वगैरे राहते त्यांची म्हणजे कंपनीची डायरेक्ट गॅसवर बसत नाही. म्हणजे आपल्याला ट्रेनिंग असं नसणार, पण आपल्याला जे वर्क करायचं त्याच्या बाबतीत ट्रेनिंग असं नसणार, पण कसं जर तुम्हाला काहीच येत नसेल, म्हणजे एक नवीन प्रोजेक्ट आला तर मग सुरुवातीला ट्रेनिंग देणार. जे काय मुलं रिक्रूट करणार 1 महिना 2 महिने ट्रेनिंग देणार. पण समजा प्रोजेक्ट जुनाच आहे, 2 लोक सोडून गेले, त्याच्याऐवजी तुम्ही येताय, मग तुमच्या दोघांसाठी परत कोण ट्रेनिंग अरेंज नाही करणार. मग त्यावेळेस तुम्हाला काय करणार, शॅडो सपोर्ट मिळतो. म्हणजे काय, कुठल्या तरी एक कलिग बरोबर तुम्हाला हे करून देणार, असाइन करून देणार.
आणि मग त्याच्या थ्रू तो रोज डे टू डे काय करतो त्याला तुम्ही विचार सांगून असं करत करत थांबा. त्याचे काय डॉक्युमेंट शेअर केले जातात. केटी कसं एमएनसी मध्ये देतात ते आपला केटी कन्सेप्ट असा नसतो. पण मग तुम्ही असं लगेच नाही की आता ठीक आहे जॉईन केलं उद्यापासून तो तिकीट बघ असं नसतं. 1 महिना तरी कमीत कमी देतो. मग 1 महिन्यानंतर काय होणार तू तिकीट्स बघायला चालू करणार. पण याचा अर्थ तुला असं काही सोडून नाही देणार. त्या संपूर्ण टीम मध्ये तू बसतोस ना मग तू कुणालाही विचारू शकतो हे तिकीट आलंय काय करायचं मग कोणी सांगतो. तसं आहे तुम्ही 1.5, 2, 3, 4 महिने गेले की मग नंतर तुम्ही सेट होणार. मध्ये पहिला इंटरव्ह्यू तर क्रॅक झाला पाहिजे. इंटरव्ह्यू क्रॅक झाल्यानंतर सोपं काम आहे. काम अवघड नाहीये काम सोपं आहे कारण का तुम्ही फ्रेशर म्हणून जाणार. तुम्हाला कॉन्फिगरेशनचा ऍक्सेस नसतो. म्हणजे तुम्ही कॉन्फिग टी करून कमांड प्रॉम्प्ट वरती जरी गेला कॉन्फिग मोड वरती तिथे कुठल्याही कॉन्फिगरेशन मोडची कमांड टाकली तो घेणार नाही. का नाही घेणार तुम्हाला जर युजर नेम पासवर्ड असाइन केला असेल त्याला फक्त शो ऍक्सेस असतो. तर तुम्ही फक्त शो रन करू शकता पिंग करू शकता ट्रेस करू शकता तेवढंच करू शकता. L1 ला तेवढंच असतं कारण का तुमच्या भरोश्यावर कंपनी नाही सोडणार. वन्स यू गो टू L2 देन यू विल बी गेटिंग अ कॉन्फिगरेशन ऍक्सेस. मग तोपर्यंत ते फक्त तेवढंच पिंग शो ट्रेस. तुमचा प्रायमरी जॉब तोच असतो. काय जॉब असणार तुम्ही फ्रंट एंड असता. तो फ्रंट एंड का जॉब क्या होगा नहीं लेकिन किसके लिए काम करोगे तुम लोग. हाँ नेटवर्क रहने दो सिस्टम रहने दो डेस्कटॉप रहने दो एवरीवेयर यू विल बी फाइंडिंग L1 L2 L3 आर्किटेक्ट. तो L1 कोई भी हो वो डेस्कटॉप का फ्रेशर हो सकता है वो सिस्टम का फ्रेशर हो सकता है वो नेटवर्क का फ्रेशर हो सकता है. एमएनसी में तीनों का डिपार्टमेंट अलग होता है. एक ही बंदा सिस्टम डेस्कटॉप नेटवर्क तीनों नहीं करता. सिस्टम का टीम वो बैठते भी लोग अलग है. नेटवर्क का टीम अलग बैठेगा डेस्कटॉप का टीम अलग बैठेगा. नेटवर्क के पास सिर्फ नेटवर्क का टिकट आएगा सिस्टम के पास से सिस्टम रिलेटेड टिकट आएगा. मतलब एक कंपनी है उसके 3 अलग अलग इशू आ सकते हैं. डेस्कटॉप रिलेटेड भी आ सकता है सिस्टम रिलेटेड भी आ सकता है यानी सर्वर्स और नेटवर्क रिलेटेड भी आ सकता है. तो रिस्पेक्टिव टिकट टूल के हिसाब से वो डिसाइड करता है किस टाइप का टिकट है और उसको रिस्पेक्टिव स्टैक में डाल देता है. तो तुम्हारे स्टैक में अगर गलती से अगर कोई सपोर्ट का सिस्टम का टिकट आता है तो तुम ट्रबल शूट करोगे. अगर लग रहा है कि कनेक्टिविटी में प्रॉब्लम नहीं है तो सिस्टम को फॉरवर्ड करो. तो बाकी तुम्हारा डे टू डे काम यही रहेगा. तो फ्रंट एंड होगा मतलब पूरा जो नेटवर्क होगा डाउन होगा टूल पे पता चलेगा. जैसे टूल पे पता चलता है डाउन होगा सबसे पहले क्या करोगे उसको चेक करोगे क्यों डाउन है. तो वो कैसे चेक करोगे क्यों डाउन है. हाँ मतलब वो डाउन है ऑब्वियसली पिंग होगा नहीं. ठीक है तो क्या क्यों डाउन है फिर वो. हाँ देखो कॉन्फ़िगरेशन एक बार किया वो कोई भी चेंज नहीं कर सकता. मतलब मुझे लगा करके देखते हैं नहीं. कुछ भी चेंज करना हो प्रोसेस है. एक कमांड में डालना है तो 2-3 दिन लगते हैं उसको अप्रूवल के लिए. मतलब मान लो मुझे कुछ करना है इस पे कॉन्फ़िगरेशन चेंजेस करना है तो प्रोसेस होता है चेंज मैनेजमेंट प्रोसेस. तो चेंज मैनेजमेंट का एक टीम अलग रहता है. उसका कॉल रोज रहता है दिन में एक बार रहता है 1 घंटे के लिए. तो मान लो तुम्हें कुछ चेंज करना है पहले वो चेंज मैनेजमेंट प्रोसेस का फॉर्म फिल करके दोगे कि आपका नाम आपका एम्प्लॉय आईडी किस डिवाइस पे क्या चेंज करना है. वो गलत हुआ तो प्रॉब्लम क्या आएगा सही हुआ तो उसका एडवांटेज क्या होगा. अगर गलत हुआ तो उसको रिवर्ट कैसे करोगे उसका कितना टाइम लगेगा और इससे कितने क्लाइंट या कितने लोकेशन हैम्पर हो सकते हैं. ये पूरा चेंज मैनेजमेंट का फॉर्म तुम लोग फिल करते हो और ये जाता है चेंज मैनेजमेंट के पास. चेंज मैनेजमेंट पूरा देखता है इसको स्टडी करता है फिर तुम्हें कॉल करता है क्या करना है तो तुम उसको एक्सप्लेन करते हो पूरा. उसके बाद ये वापस तुम्हारे पास आएगा फिर तुम्हें चाहिए अप्रूवल. तुम L2 हो L3 हो ये कमांड सही डाल रहे हो नहीं डाल रहे हो उसको कोई तो वेरीफाई करना वाला चाहिए. तो ये जाता है आर्किटेक्ट के पास. आर्किटेक्ट वो पूरा देखता है तुझे क्या करना है वो वापस तेरे से कॉल लेगा क्या करना चाहता है फिर वो अप्रूवल देगा. अगर उसको लगता है ये सही नहीं तो बोलेगा नहीं
इसमें ये भी ऐड कर। तो वो एक बार अप्रूवल देता है, फिर तुम लोग वो मेल लेके जाते हो क्लाइंट के पास कि ये अप्रूवल मुझे मिल चुका है, ये मुझे कॉन्फ़िगरेशन करना है, तो अभी मुझे आपका अप्रूवल चाहिए इस तारीख को हाफ एन आवर के लिए, लेट्स से ऑन 10th of October फ्रॉम 2 PM to 2:30 PM। तो क्लाइंट फिर देखता है कि उस दिन उसका कोई मेजर एक्टिविटी है नहीं, उसके हिसाब से क्लाइंट डिसाइड करता है ठीक है, फिर क्लाइंट अप्रूवल देगा। फिर ये दोनों अप्रूवल के मेल और आपका चेंज रिक्वेस्ट फॉर्म वापस आप चेंज मैनेजमेंट टीम के पास जाते हो कि मुझे ये दोनों का अप्रूवल मिल चुका है, अभी मुझे फाइनल आपका अप्रूवल चाहिए। फिर चेंज मैनेजमेंट डिक्लेयर करता है ये यू कैन प्रोसीड विद द एक्टिविटी। तो ये सबको पता चलता है कि 10 तारीख को 2 से 2:30 बजे तू कुछ तो करने वाला। तो जैसे ही वो टाइम स्टार्ट होता है, पहले तो एक मेल डाल देता है इंफॉर्मेशन के लिए कि 5 minutes for 2 o'clock so I'll be starting this activity। तो सबको पता होता है, जो भी इंटरेस्टेड जो भी टीम्स है। तो जैसे ही तू कॉन्फ़िगर करता है वो सब नजर रखते हैं, मतलब अगर कुछ डाउन हो रहा है, अगर कुछ डाउन हुआ इमीडिएटली वो फॉल बैक करेंगे, तुझे इमीडिएटली रिवर्ट करना। अगर मान लो क्लाइंट ये कहता है कि ठीक है फॉल बैक मत कर, 1 घंटा टाइम है, कुछ ट्रबल शूट कर अगर हो रहा है तो उतना टाइम में अगर तू ट्रबल शूट कर पा रहा है, नहीं तो वो फॉल बैक करना। तो प्रोसेस यहाँ पे खत्म नहीं होता। फिर वापस तू चेंज मैनेजमेंट के पास जाता है, उसको एक्सप्लेन करता है मैंने क्या गलती किया था, इसके वजह से क्लाइंट का नेटवर्क हाफ एन आवर डाउन हुआ। उसके बाद जितने भी टीम है, तुम्हारा टीम, क्लाइंट का टीम, तुम्हारा मैनेजर, क्लाइंट का मैनेजर, ये सभी लोग कॉल में आते हैं और डिस्कस करते हैं कि इसने ये कमांड डाला था लेकिन फिर भी काम क्यों नहीं किया। तो उसमें आर्केड भी रहता है। तो कहने का मतलब ये है कि डायरेक्टली प्रेशर को एक्सेस नहीं किया जाता कॉन्फ़िगरेशन, और जो L2 को भी एक्सेस है वो भी मर्जी से कोई भी कॉन्फ़िगरेशन नहीं कर सकता। इसका पूरा अप्रूवल लेके उसको अप्रूवल को 2 कभी कभी 3 दिन लगते हैं। इमरजेंसी अप्रूवल भी रहता है कभी कभी। अगर मान लो साइट डाउन है और पता है किस वजह से डाउन है, इमीडिएटली कॉन्फ़िगरेशन करना है तो इमीडिएट 1 घंटे में अप्रूवल मिल जाता है। लेकिन फिर प्रोसेस वही रहेगा, सबका अप्रूवल आएगा, तुम लोग करोगे। लेकिन अगर वो L2 भी कर रहा है तो भी उसको बाय प्रोसेस से जाना होगा, L3 भी कर रहा है तो भी बाय प्रोसेस, आर्किटेक्ट भी कर रहा है तो भी बाय प्रोसेस। तो यहाँ पे कोई चांस ही नहीं कि किसी ने कुछ तो कॉन्फ़िगरेशन निकाल दिया इसलिए नेटवर्क डाउन हुआ। अगर वो निकाल दिया बिना किसी को परमिशन लिए तो उसका जॉब गया। इसलिए यहाँ पे तुम लोग कॉन्फ़िग मोड पे जाके कुछ भी नहीं कर सकते। L1 तो कॉन्फ़िगरेशन भी नहीं कर सकता। अगर तू L2 पे गया, ठीक है, और तू ऐसा कुछ किया, मतलब चलो अब कॉन्फ़िगरेशन, बहुत दिन से कॉन्फ़िगरेशन एक्सेस नहीं मिला था, डाल दिया कुछ तो हर एक का अपना अपना यूजर नेम पासवर्ड होता है। हमने रेडियस का कॉन्फ़िगरेशन किया बराबर, तो पता चलता है किस बंदे ने इसका एक्सेस लिया था, उसका क्या यूजर नेम क्या पासवर्ड है। फिर एक वापस एक कॉल बैठेगा। ये सब कुछ वो कभी एक को लेके फायर नहीं करते। ब्रिज कॉल होता है, ब्रिज में दुनिया भर के सभी लोग आते हैं। इंटरेस्टेड क्लाइंट कौन है, बीच में कोई थर्ड पार्टी है क्या। जैसे एक एक ब्रिज कॉल में 50-50 लोग आते हैं। अगर कोई नेटवर्क डाउन हुआ, मेजर कोई डाउन हुआ, साइट डाउन हुआ, तो वो जब तक साइट अप नहीं होता तब तक वो कॉल बंद नहीं होती। टिकट्स रहते हैं P1, P2, P3, P4। P4 मतलब जैसे मान लो, देखो क्लाइंट का नेटवर्क डाउन हुआ मतलब क्लाइंट का पूरा लोग बैठे हुए हैं। क्लाइंट का एक ब्रांच है, ब्रांच का एक नेटवर्क डाउन हुआ, ब्रांच का राउटर ही बंद हुआ, तो कौन हैम्पर होगा, ब्रांच का पूरा क्राउड। लेकिन ब्रांच में अगर एक यूजर को स्पेसिफिक इशू है तो वो P4 रेज करे, तो उसका रहता है 24 आवर्स में उसको रिजोल्व कर। P3 कब रहता है कि मान लो एक फ्लोर पे कुछ तो हुआ है, एक फ्लोर के स्पेसिफिक यूजर को एक्सेस नहीं हो रहा है, तो वो P3 रेज करे, तो उसको टाइम होगा 8 घंटे के आसपास। 8 घंटे वो मतलब उसको कहते हैं SLA, कहते हैं सर्विस लेवल एग्रीमेंट। तो एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है क्लाइंट के साथ कि आपको P4 का रिजोल्यूशन, आपको टाइम क्या चाहिए, तो उसके हिसाब से पेमेंट होगा। आपको P4 भी 1 घंटे में चाहिए तो उसका भी, तो उसके हिसाब से चार्जेस होंगे। तो जनरली P4 के लिए कोई चार्जेस पे करेंगे, इसलिए वो P4 के लिए 24 घंटे रखते, 24 आवर्स में होगा। फिर P3, P2 मतलब क्या, आपका स्विच ही डाउन हुआ है, मतलब अगर ऑफिस में 4-5 स्विचेस है तो उसमें से एक स्विच डाउन हुआ मतलब एक पूरा लोकेशन हैम्पर हुआ, एक पूरा फ्लोर गया, तो P2 रेज करें।
P1 मतलब रेज कब करेगा, जब क्लाइंट का राउटर ही गया, क्योंकि उसके अंदर का पूरा बंद है। तो फिर अगर कोई P1 रेज होता है तो फिर उसके ऊपर पूरा जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, मतलब आप नॉक हो, आपका मैनेजर होगा, आपका आर्किटेक्ट होगा, क्लाइंट का नॉक होगा, क्लाइंट का मैनेजर, क्लाइंट का आर्किटेक्ट। तो इनिशियली जो ट्रबल शूटिंग चलता है वो उसमें 10-12 लोग आते हैं और वो बिल्कुल ऑटोमेटिक ओपन होता है, ज्वाइन करना ही पड़ता है, तुम लोग चुप नहीं सकते उसको। तो फिर वो जो देख रहा है टिकट उसको लेते हैं फिर। मतलब फिर क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, मतलब वो ये नहीं रहता कि वो चाहते हैं कि ये जल्दी से जल्दी रिजॉल्व हो। तो जैसे ही P1 आता है फिर वो पूछेंगे ठीक है तू क्या कर रहा है, तुझे कोई हेल्प चाहिए क्या। मुझे कभी कभी आर्किटेक्ट डायरेक्टली नहीं आता, तो पूछते हैं, क्योंकि मान लो अगर L2 का बंदा कर रहा है, L2 के पास वो टिकट है, वो भी डर जाता है ना P1 आया तो वो हैंडल कर रहा है, तो फटाफट सभी स्टेक होल्डर कॉल ओपन होता है, कॉल में सभी पूछते हैं कि किसका हेल्प चाहिए, कि तुझे बता। तो तू कहता है कि ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है, अगर तू कह रहा है कि मुझे समझ में आ रहा है फिर वो किसी को लेंगे नहीं, फिर वो तेरे से क्यों नहीं हो रहा, वो तुझे हर 10 बार 5-5 मिनट के बाद पूछेंगे तुझे प्रॉब्लम है क्या, तो बता, नहीं प्रॉब्लम है तो क्यों नहीं हो रहा, प्रॉब्लम है तो बता। अगर प्रॉब्लम है, तू कह रहा है कि मुझे ये नहीं समझ में आ रहा, तो आर्किटेक्ट को जंप इन करेगा। तो सभी आर्किटेक्ट भी आते हैं उसके अंदर, सभी देखते हैं। कोई मेजर अगर डेटा सेंटर साइड का इशू हो तो उसमें CTO भी आता है, फिर CISO भी आता है, सिक्योरिटी ऑफिसर भी आता है। फिर एक टाइम ऐसा आता है डेटा सेंटर बंद है, 12 घंटे हो गए, 12 घंटे से कोई भी हिला नहीं कॉल से, वैसे ही सब कोई जा नहीं सकता कॉल से। तो वो फिर बाद में क्या होता है, फिर कंपनी का ओनर आता है। तो एक बार हो गया तो कॉल में दिखता है, तो फटाफट फटाफट मूवमेंट बढ़ता है, तो फिर वो रिजोल्व होता है। फिर वो वहां रिजोल्व हो गया, खत्म, वहां पे नहीं होता। फिर वो कॉल में एक ऐसा बंदा रहता है जो हर मिनट किसने क्या बोला वो लिख के लेता है, हर मिनट। तो अगर 12 घंटे कॉल चला तो 12 घंटे में हमने इंजीनियर को कब बोला कि ये कमांड डाल के चेक कर, इंजीनियर ने वो कमांड कितने मिनट डाल के बाद चेक किया, तो ये पूरा मिनट्स ऑफ मीटिंग वो बनाता है। उस पे 2 दिन के बाद, अभी इशू रिजॉल्व हो गया, 2 दिन के बाद ये सभी 50 लोग वो कॉल में आएंगे, फिर डिस्कस होता है कि इसको इतना टाइम क्यों लगा, और अगर ये इसको इतना टाइम लगा ये पता क्यों नहीं चला कि ये प्रॉब्लम है, तो उस पर वापस मीटिंग बैठता है। फिर इसके ऊपर फिर एक SOP बनता है कि ये एक्चुअल में क्या इशू था, तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या किया गया। फिर वो डॉक्यूमेंटेशन सबके साथ शेयर हो कि आगे से अगर ऐसा कोई इशू आता है बस तो ये ऐसे ऐसे इसको सॉल्व। तो कंपनी में कोई भी कुछ भी करना हो डायरेक्टली तुम लोग नहीं कर सकते, अगर गलती से कुछ करते हो तो जॉब जा सकते, मतलब डिपेंड करता है तुम लोग किस कंपनी में काम करो। MNC में कर रहे हो तो चांसेस रहते हैं जॉब जाने, मतलब क्लाइंट अगर सीधा बोलते ये नहीं चाहिए मुझे, कभी कभी क्लाइंट अगर उसका कुछ मेजर हैम्पर हुआ, क्लाइंट सीधा बोलता है ये एम्प्लॉय नहीं चाहिए, नहीं चाहिए मतलब दिखना ही नहीं चाहिए। तो फिर आपकी कंपनी क्या करेगा, आपको निकाल नहीं देगा, आपको वो प्रोजेक्ट से निकालेगा और दूसरे प्रोजेक्ट में बैठाएगा। लेकिन आपने इतना सब कुछ किया है ना, तो आपको दूसरे प्रोजेक्ट में भी डालेगा, आपका पूरा एक्सेस निकालेगा, आपको वापस शो पे डालेगा, वापस तो शो करेगा, और L2 तो L2 ही रहेगा, लेकिन फिर तो ऐसा L2 रहेगा तुझे शो, और फिर वहां पे 2-3 महीने तेरा देखेंगे तू कैसा क्या कर रहा है। फिर लगा 2-3 महीने वापस सेट हो गए, फिर वापस तो एक्सेस दे दिया। तो ये प्रोसेस सबसे सब कुछ चलता है, इसलिए कभी भी अगर कुछ डाउन हुआ तो कॉन्फ़िगरेशन के वजह से कभी डाउन नहीं, रेयर 1%। लोकल कंपनी में होगा क्योंकि उसमें कोई चेंज मैनेजमेंट प्रोसेस नहीं है, मुझे लगा ये करने डाल दिया, तो लेकिन MNC में ऐसा नहीं होता। इसलिए डाउन होने का एक ही रीजन है, एक तो ISP डाउन हुआ या फिर साइट पे पावर फेल्यूर। तो ISP एक कॉल लॉग करो, ISP कहते हैं मेरे यहाँ से कोई इशू नहीं है, तो ऑब्वियसली पावर इशू। अगर राउटर डाउन होता है तो, अगर मान लो स्विच वगैरह डाउन होता है तो फिर ट्रबल शूट करना होगा तुम्हें, फिर राउटर का एक्सेस लो, राउटर से देखो कौन सा पोर्ट स्विच की तरफ जा रहा है, वो कौन सा बंद है, तो ये ट्रबल शूट करो।
इसलिए जॉब सिंपल रहता है, मतलब एज ए L1, लेकिन इंटरव्यू क्रैक होना चाहिए। भले तुम्हें वहां पे कोई भी प्रोटोकॉल पे काम नहीं करना है, L1 पे तुम्हें क्या करना है, फोन रिसीव करना है, मेल को रिप्लाई देना है, टिकट्स पे ध्यान देना है, बेसिक ट्रबल शूट करना है, पिंग ट्रेस, यही तुम्हारा काम रहेगा। लेकिन इंटरव्यू में वो सब कुछ पूछेंगे। ऐसा नहीं कि तुझे वो काम वहां पे नहीं है इसलिए इंटरव्यू ऐसे ही लिया, पिंग आता है या ट्रेस आता है। इंटरव्यू लेंगे तो पूरा प्रॉपर लेंगे। तू सीवी में मेंशन किया है ना, कि सीवी में क्या मेंशन किया है? पोजीशन पे भी लगता है। देखो, तुझे लिया जाएगा L1 पे, बराबर। पहले दिन कोई टिकट देगा नहीं तुझे, 1 महीने का पूरा पीरियड है। 1 महीने में तू सीख रहा है, और 1 महीने के सीखने के बाद फिर तू अगर टिकट दे भी रहे तुझे, तो भी तेरा इतना सारा टीम तेरा बैठा है तेरे साथ में। पहले लाइन पे L1 बैठते हैं, उसके थोड़ा सा ऊपर पीछे L2 बैठते हैं, उसके थोड़ा सा ऊपर पीछे L3 बैठे हैं। थिएटर जैसा रहता है वो। और सबसे ऊपर बैठता है आर्किटेक्ट और मैनेजर, तो उनको ऐसा दिखता है पूरा कौन क्या कर रहा है। तो जनरली इस टाइप का रहता है। तो ये पूरे सिस्टम में तुझे अगर कुछ टिकट सॉल्व नहीं हो रहा है तो उठ के जा ना 50 लोगों के पास, पूछ। तो वो टिकट नहीं आया और तू वैसे टिकट रखा अपने पास, किसको पता नहीं किसका टिकट कौन क्या देख रहा है। वो तभी समझ में आता है कि वो टिकट का इसलिए टाइम ब्रीच हुआ। तेरे पास P2 आया और तुझे पता है मैंने P2 लिया है करके, और P2 को 2 घंटे में जो रिजॉल्व करना है, तुझे नहीं पता चला क्या इशू है और तू टेंशन में आ गया, तो किसी को पूछा भी नहीं, तो ऐसा ही टाइम पास करते करते बाहर गया, इधर गया, उसका टाइम खत्म हुआ 2 घंटे के बाद। 2 घंटे बाद कॉल ओपन होगा, फिर पूछा जाएगा 2 घंटे इसने क्या किया। अपने ऊपर डिपेंड हो रहा है कि कैसा है कि P1 कोई फ्रेशर को गले में मारेगा क्या? तू अकेला नहीं है, तेरे पीछे L2 बैठा है जिसको 2-3 साल के एक्सपीरियंस है, उसके ऊपर L3 बैठा है जिसको 5 साल के एक्सपीरियंस है। तो जब P1 आता है तो पहले L3 जंप करता है, भले L2 असाइन करके ले, लेकिन उसमें L3 आता है। और जैसे ही P1 आता है मैनेजर को पता चलता है, और जैसे ही P1 आता है जितने भी लोग उस रूम में बैठे हैं सभी एक्टिव होते हैं। तुझे अकेले नहीं छोड़ेंगे, वो तेरा प्रॉब्लम है। ब्रिज कॉल होगा तो पहले मैनेजर को गाली दिया जाएगा कि ये कॉल L2 को क्यों देख रहा था, ये तूने आर्किटेक्ट या L3 को क्यों नहीं दिया। तो L2 क्या करता है, असाइन करके ले लेगा। क्योंकि ये भी होता है कि टिकट अगर आया टूल में, तो होता है कि अगर कोई भी टिकट है 5 मिनट के अंदर उसको असाइन करके लेना अपने नाम पे लो, ताकि उनको पता चलता है कि काम चालू हुआ। अगर वो टिकट ऐसे ही पड़ा हुआ है 15 मिनट तक टिकट सामने दिख रहा है, किसी ने भी उसको असाइन करके नहीं लिया, तो फिर हर क्वार्टरली, क्वार्टर मतलब तुम्हारा वीकेंड, हर वीकेंड पे एक रिपोर्ट सबमिट करता है। तुम्हारी टीम में एक बंदा ऐसा रहता है जिसको एक रिपोर्ट सबमिट करना पड़ता है क्लाइंट को, कि कितने उसमें क्लाइंट को कितने टिकट्स आए, कितने P1, कितने P2, कितने P3, कितने 4, और उसमें से कितने टिकट्स कितने मिनट में असाइन करके ली, कितने टिकट को कितना टाइम लगा। तो उसमें अगर क्लाइंट भी अपने साइड से, क्लाइंट के पास भी ये टूल रहता है, क्लाइंट भी अपने पास से वो डेटा पूरा बनाता है। क्लाइंट चेक करता है कि कितने P1 आए, उसको कितने मिनट में असाइन किया। अगर उसमें उसको लगता है कि ये टिकट आ चुका था लेकिन उसको 15 मिनट तक किसी ने असाइन नहीं किया था, तो मीटिंग में तुम्हारे मैनेजर को जस्टिफिकेशन देना होता है कि क्यों 15 मिनट, और उसको बोलना पड़ता है कि आगे से ऐसा नहीं हो। क्योंकि जब तुम्हें इतना डॉलर्स में मिल रहा है, वो क्या फ्री में सर्विस नहीं दे रहे हो तुम। MNC में काम कर रहे हो तो एक एक एम्प्लॉय को, भले वो फ्रेशर 1 साल का एक्सपीरियंस होगा तो भी 50,000 का सैलरी देते हैं। तो ऐसे ही नहीं देते। तो भले तुम्हारा काम सिंपल होगा, लेकिन जो काम दिया है वो करना ही पड़ेगा। नहीं आता, हेल्प लो, लेकिन वो करना पड़ेगा। टिकटिंगसाठी फक्त एकच असतं काय तिकीट बुक करतो एकच साईट असते का वेगवेगळ्या असतं म्हणजे वेगवेगळ्या साईट देखो टूल रहता है, तिकीट नाही काम केलं अलग अलग टूल्स हैं। जैसे जैपिक्स करके एक टूल है,
PRTG एक करके टूल है। MNC जो जनरली यूज करते हैं वो CA होते हैं, CA स्पेक्ट्रम, लेकिन वो कॉस्टली है, तो MNC में वही मिलेगा। मतलब एक जैसे स्क्रीन रहता है थिएटर का, उस टाइप का बड़ा स्क्रीन रहता है। मतलब नॉक में जो भी लोग बैठते हैं सबसे आगे सबसे वो बड़ा स्क्रीन रहेगा, उसी के ऊपर सभी दिखता है। क्लाइंट्स के जितने भी लोकेशंस है, हर एक लोकेशंस के राउटर्स एक डॉट में दिखेंगे। अगर वो डॉट ग्रीन रहता है, रेड हुआ तो ऑटोमेटिक उसका टिकट आएगा, ऑटो टिकटिंग होता है, तो टिकट को असाइन करके तुम्हें लेना है। मतलब वो पहले का सिस्टम क्या है कि अगर क्लाइंट का नेटवर्क डाउन हो तो क्लाइंट फोन करके बताए, उसके उस पर डिले होता था, तो अभी ऑटो टिकट है। तो टूल की वजह से वो फास्ट हुआ। इसीलिए अगर अभी सीरियस नहीं होगे तो आगे रिस्क है। भले L1 का काम तुम्हारा इतना कुछ नहीं है, लेकिन वो चाहते हैं कि तुम्हें सब कुछ आए, तभी लेंगे हम लोग। भले तुम लोग वहां पे पिंग ही करोगे, लेकिन इंटरव्यू चलेगा 1 घंटा। क्योंकि बंदे को वैसा लेते ही है, फिर ये अगर रेडीमेड मिल रहा है, उसको सैलरी हम लोग दे रहे हैं, ये रेडीमेड मिल रहा है, तब जाके इसको ऐसा भी हो सकता है कि 1 साल के अंदर तुम्हें L2 कर ले। ऐसा भी हो सकता है 6 महीने के अंदर बंदा अच्छा लगा, 6 महीने के अंदर L2 हो गया। ऐसे भी कोई लोग हैं जो 5-5 साल से L1 पे। अब आता ही नहीं तो क्या करें? तो तुम पे डिपेंड है, तो उसका सैलरी भी नहीं बढ़ता फिर, और वो बाहर इंटरव्यू देता भी नहीं, क्योंकि उसको पता है कुछ आता नहीं। तो उधर ही रहता है, फिर उधर रिटायरमेंट 5-10 साल उधर रहता है, फिर वो कभी 7-8 साल के बाद उसको L2 करते थे। इंक्रीमेंट होगा ना, हर साल का इंक्रीमेंट होगा, 5-6% होगा। देखो, सैलरी बढ़ाना है तो जॉब स्विच करना होगा। जॉब स्विच करने के लिए कुछ आना चाहिए। IT में कैसा है, 5 साल में जनरली 3 बार कंपनी चेंज करते हैं स्टार्टिंग में। तो एक बार तुम्हें 7-8 साल का एक्सपीरियंस हो गया, फिर तुम लोग एक जगह पे जाके सेट होते हो। लेकिन अगर सैलरी चाहिए, पहला जॉब करो 1 साल में छोड़ो, उसमें 40% 50% हाइक मिलेगा, 100 भी मिलता है, लेकिन मिनिमम 40% मिलता ही है मिनिमम। वहां पे 1 साल काम करो, वापस 40-50% हाइक लो, बाहर दूसरी जगह जाओ। 2 साल तीसरे कंपनी में 2 साल रुको, फिर एक सोचो 5 साल के बाद फिर 12-13 पड़ जाता है आराम से। आज के डेट में आपके लिए, आपके 5 साल के बाद वो और बढ़ेगी, लेकिन आज के डेट में अगर 5 साल का एक्सपीरियंस है तो मिनिमम 12-13 मिनिमम। आप जो अभी काम करते हैं, मेरा कैसे, मेरा वो जब आप कॉल जॉइन करते हो तब मूवमेंट रखता होगा। अभी मैं कहा लास्ट का काम किया से पहले IBM की बेकराई नगर मध्ये नहीं, हिंजवडी बेकराई नगर शापूरचे कॉलनीचे मध्ये नाही गेलो मी समझोगे खुद का उनका पूरा नेटवर्क हम दोनों लोग देखते आर्किटेक्चर का वो बहुत दो बंदों के 4 बंदे खरीदते हैं। उनके खुद के 2 इंजीनियर या 4 इंजीनियर कुछ तो है, और हम लोग 2 बाहर से सपोर्ट देते हैं। 1 घंटे का काम है शेयर टेस्टिंग साइड में तो ये तुम्हारा OSPF खत्म होता है, तो अभी इसका OSPF का प्रैक्टिकल, कल इसको पूरा वापस रिवाइज करो। अगर हो गया है नहीं, लेकिन मेरा बोलने का काम है, इसको वापस रिवाइज करो। कल जब प्रैक्टिकल करेंगे तो मैं हर एक चीज रिपीट नहीं करूंगा,
ये क्या है वो क्या है वो तुम्हें पता है, कैसे कॉन्फ़िगर करना है मैं बताऊं, ठीक है। तो इसको पूरा रिवाइज करो। OSPF में मेरे ख्याल से 4 लेक्चर्स हुए, और ये बुक शेयर है ना? ये वाली बुक ये भी पता नहीं वो बुक शेयर है। तो ये बुक का स्लाइड वाइज एक बार देख लो या फिर वीडियो सुनो। पीछे दिल्ली है ना?